यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने सीएम योगी का नाम लिए बिना सरकार का जो आजकल गुस्सा दिखा रही है वह सरकार बचाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा सरकार आजकल गुस्सा दिखा रही है, बचने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बर्ग साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्ग हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है, उस दल में चले गए। लेकिन कुंदरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बर्ग साहब को मैंने टिकट दे दी थी। लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बर्ग चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है। गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, वो परिणाम आया कि पूरा देश देखने लगा है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समर्थन किया है। और मैं अपनी मीटिंगों में कहता था, आप याद करिए, मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग
पीडीए से घबराए हुए हैं। ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है। ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है, और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। और बताओ बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है। ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए हैं कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी
रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको, और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित अगड़ों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीडीए परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। पीडीए से घबराए हुए हैं। ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही नेगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है। ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द है पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक अभी हमसे अलग में पूछ लेना, और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान
छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीढ़ी की रणनीति जिताएगी आपको। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीढ़ी के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हजारों साल से और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट मांगा और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जवाहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्ट ऐसा है, इसमें पिछड़े दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़े जाकर के। जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे? पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है। वो क्यों पढ़ेंगे उन चीजों को? मैं जब चला जाऊं तो यहाँ जितने खाकी वर्दी वाले इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका। यूपी के मुरादाबाद में चंद्रशेखर रावण ने खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। चंद्रशेखर ने मंच से बोलते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो जिला बिजनौर की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दे, वो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको। वालों को ताकत देके मेरे इस बहादुर भाई को असेंबली में भेज के इस गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुर्म का हिसाब मांग सकते हो। जिसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठाने जेल में बंद कर दो। अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट देंगे न देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे हो सबका साथ हिंदू का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो। अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई मैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ चला गया था लड़ने के लिए। मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था और मेरे यहाँ जाए लगेगा चुनाव लड़ने। 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में कोई से एक पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम तो ये तो हाथ को हाथ है। लेकिन अभी क्या करना है?
पहले 13 तारीख में वोट पड़ रहे थे तो बच्चा बच्चा कह रहा था कि चांद बाबू जीतेंगे, कह रहा था, और चुनाव समीकरण में जीते जा रहे हैं। यहाँ हमारी पार्टी का बेस वोट बिल्कुल मुट्ठीबंद होकर चांद बाबू के साथ रहा। जानते भी जानते इस बात को। फिर चांद बाबू के समाज का वोट, हमारे मुस्लिम समाज का वोट, हमारे किसान जातियों का वोट, हमारा पिछड़े वर्ग का वोट, हमारे कसर समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जाट गुर्जर समाज के लोग, तमाम लोग जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है, वो भी हमारी पार्टी में बहुत मेहनत करते हैं। उनका भी विश्वास हमारी तरफ है, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। आप देखना धीरे धीरे माहौल बदलेगा और जब 20 आएगी 13 की जगह से 20 कर लो या 20 की जगह 23 कर लेना, परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और विधानसभा में जाके एक जोर का हिसाब लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी वोट का इस्तेमाल करो और 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो बिना किसी घबराहट के एक वोट केंद्रीय का बटन दबाकर हाजी चांद बाबू को देने का काम करो। और अगर आपने कर लिया क्या होगा, फिर ये होगा कि अभी तो चाहे असेंबली में कोई कानून पास करवा दो, कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी कानून गरीबों के खिलाफ बनेगा तो एक मजबूत सशक्त आवाज इस क्षेत्र के गरीबों की चांद बाबू के रूप में सरकार से टकराने का काम करेगी, सरकार से आंख मिला के अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम करेगी, अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल कराने का काम करेगी। नालियों के हल यूपी के संभल में पुलिस का बाउंड्री के अंदर मुर्गा जुए के अड्डे पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 55 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने जुआरियों के साथ दर्जनों मुर्गे भी बरामद किए। बाउंड्री के अंदर कराया जा रहा था जानवरों वाला जुआ। आए यहाँ पे क्यों आए थे? फिर क्या हुआ? अब क्यों पड़े हो यहाँ? कौन? जनपद संभल के थाना बैजोई क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि शनिवार के बाजार में एक मुर्गों की आपस में लड़ाई करवा के बड़े पैमाने पे जुआ खेला जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर और मुखबिर खास की सटीक सूचना पर कल थाना बैजोई की टीम द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड रेड की गई, जिसमें मुर्गा लड़ाकर जुआ खेलने वाले 55 लोगों को खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है और उनको हिरासत में लिया गया है। इन लोगों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के पास से 2 मुर्गे जो आपस में लड़ रहे थे वो और 33 ऐसे मुर्गे जिनके सर में पांव बांधे हुए थे उनको बरामद किया गया है। उसके साथ साथ इनके पास से हजारों रुपए बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त 55 पकड़े गए हैं वो विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं और अलग अलग जनपदों से आके यहाँ पे प्रतापपुर में ये लोग जुए का काम करते थे, जिसमें बदायूं, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा के रहने वाले लोग थे। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके ये आरोप प्रशासन पर लगाए गए हैं। चुनाव में भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अनेकों शिकायतें पहुंची हैं जिसका निस्तारण नहीं हुआ, उनके द्वारा ये कहा गया। चुनाव आयोग के कार्यालय में और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अनेक शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है। आप पत्रकार हैं और आपको खुद थोड़ी खोजबीन करनी चाहिए कि हमारे आरोप सत्य हैं या निराधार हैं। यदि आप इस क्षेत्र में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सरकारी तंत्र पूरे तरीके से पक्षपात पर उतारू है। लोगों के आईडी, वोटर आईडी और आधार कार्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं। मतदान को प्रभावित करने की पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। हमारे प्रत्याशी पर जो मुकदमा लिखा गया है वो मनगढ़ंत है, तानाशाही का परिचायक है। प्रशासन नहीं चाहता कि यहाँ कोई चुनाव हो, लेकिन हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे हजारों मुकदमे बर्दाश्त करने को और उनका सामना करने को तैयार है। नहीं, वो मेरा वीडियो जो है
जो मैंने कहा है, गोलवलकर साहब जो बड़े विद्वान हुए हैं, आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट। हिंदी में उसे विचार नवनीत के नाम से प्रकाशित किया गया है। उसके 15वें अध्याय में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इंटरनल थ्रेट, आंतरिक खतरा देश के लिए, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, वो जिक्र मैंने किया है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उस किताब को डिसओन नहीं किया है। मुसलमानों को खतरा नंबर 1 बताने वाले व्यक्ति की किताब आज भी आरएसएस के दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गीता और कुरान की तरह मानी जाती है। यूपी के आगरा में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बटेश्वर में लोक मेले का आयोजन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरकंटक श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हरि हरानंद महाराज परामर्श धाम पहुंचे। नाम है महाराज आपका? राकेश वाजपेयी। ये स्नान को लेकर जो नाम चेंज हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ये ठीक है, ये भारतीय सभ्यता का अब नाम रख दिया गया। पहले उर्दू भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आज हमें अत्यंत खुशी है कि हमारे संतों ने इसका बदलाव करके जो वास्तविक नाम होना चाहिए था, भारतीय सभ्यताओं से जुड़ा हुआ और भारतीय जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार कहना चाहिए था, वो उन्होंने आज अति उत्तम कार्य किया। यूपी के मथुरा में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस स्काउट एनसीसी क्रेडिट को आपदा प्रशिक्षण के लिए लखनऊ के लिए रवाना किया। इनको वहां पर आपदा प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल जिले में विभिन्न मौके पर सहयोग के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी, स्काउट गाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सभी का प्रशिक्षण लखनऊ में होना है। विभागों से हमारे ये कर्मी जा रहे हैं। उन लोग वहाँ 12 दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे और इस प्रशिक्षण के पीछे मंशा ये है कि अगर कोई आपदा किस तरह की आती है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आपदा अचानक आती है और उसकी कोई प्राय कई बार सूचनाएँ नहीं होती है, तो उसको किस तरह से उससे निपटा जाए जिससे कम से कम जान माल की नुकसान हो, तो उस बारे में लोग प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। इन लोगों को आज लोग विदा कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ जब ये 102 लोग वहाँ से प्रशिक्षित होकर लौटेंगे तो अगर कहीं कोई आकस्मिकता आती है तो उसके प्रबंधन में लोग हम प्रशासनिक प्रशासन का, यहाँ के स्थानीय लोगों का बेहतर सहयोग। कौन कौन सी संस्थाओं से चयन किए गए? लेकिन जैसा मैंने बताया कि होमगार्ड, एनसीसी, सिविल डिफेंस, स्काउट, इतने संस्थाओं से 102 सर, प्रशिक्षण के लिए होमगार्ड रवाना किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपदा के प्रशिक्षण के लिए जनता से कुल 100 होमगार्ड नामित किए गए थे। इससे पहले 55 होमगार्ड की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है, 25 महिलाएँ थी। 45 होमगार्ड की ट्रेनिंग की जा रही है और ये 11 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ट्रेनिंग है लखनऊ में। आपदा करने के बाद इनको किसी भी आपदा के लिए, चाहे वो आग की आपदा हो, चाहे वो बाढ़ की आपदा हो, किसी भी प्रकार की आपदा में ये एकदम कुशल ट्रेंड होंगे और कभी भी आपदा की आकस्मिक स्थिति होगी और जिला प्रशासन द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा जब भी आवश्यकता होगी उस आपदा में पूरे किट के साथ भेजा जाएगा। और पिछली बार जो लड़के ट्रेनिंग करके आए उनको पूरा आपदा की किट, लाइफ जैकेट सब कुछ दिया गया है और ये आपदा के लिए बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं। और यहाँ पर एक फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल भी कराया गया था मथुरा में, उसमें भी हमारे होमगार्ड जवानों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस बार भी होमगार्ड के साथ सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड, एनसीसी और भूतपूर्व सैनिक भी जा रहे हैं ट्रेनिंग करने। तो हमारे ज़िले की आपदा मित्र की जो पैनोरमा है, जो उनका सिनेरियो है, वो अभी विस्तृत होगा। इसमें और लोग शामिल हो रहे हैं और ये जिले की किसी भी आपदा को निपटने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपदा मित्र को प्रतिष्ठित करा के किसी भी आपदा में 0% कैजुअलिटी को सुनिश्चित किया जाए। यूपी के मथुरा में थाना जमुनापार इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे पर कैंटीन के कैश कलेक्शन कर्मी से बाइक सवार बदमाश 12 लाख रुपए लूट कर ले गए। पीड़ित यमुना एक्सप्रेस वे पर संचालित कैंटीनों का कैश इकट्ठा करके दोपहर 12 बजे बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें काम करने वाला गोपाल, वो यहाँ बाट टोल के पास में जो फूड प्लाजा है
फूड प्लाजा से उसने पैसा कलेक्ट करके जो मथुरा में कैनरा बैंक में जमा करने जा रहा था। तो रास्ते में लगभग यहाँ से प्लाजा से 5 किलोमीटर चलने के बाद पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, जिन्होंने जैसा वादी बता रहा है उसको रोकने के बाद से डंडा मारा और उसका जो बैग है इसने घबराहट में बैग उसको दे दिया। दे करके वो बैग लेके चले गए हैं। ये जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट के तारीख पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 6 टीमें लगाई गई हैं इसको वर्कआउट करने के लिए। घटना की जो स्थितियाँ हैं उसमें कई जिसमें बारीकियाँ हैं उसको सभी पहलुओं को इसमें पुलिस जो है देख रही है। देख करके घटना का शीघ्र इसमें निवारण किया जाएगा। इसमें घटना का निवारण करने हेतु SOG SWAT टीम और 4 थाने का फोर्स इसमें जो SHO हैं वो लगाए गए हैं। जल्दी इसमें वर्कआउट करेंगे। यूपी के बांदा में वामदेव पर्वत पर बनी मजार मस्जिद पर फिर VHP ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपा। पर्वत पर बनी अवैध मजार मस्जिद का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। VHP ने ज्ञापन में प्रशासन को 30 दिन का समय कार्रवाई न होने पर VHP खुद कार्य शुरू करेगा, ये कहा गया। आज लोगों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन था, क्या मांगे रहे? आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है जिला अधिकारी के माध्यम से कि ये जो बम्बेश्वर पर्वत में अवैध निर्माण हुआ है इसको हटाने के लिए अब जो है विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदू समाज पूरी ताकत के साथ लगा है। अगर जिला प्रशासन को आज हम लोगों ने 30 दिन का समय दिया, नहीं 30 दिन बाद हमारी कार्य सेवा वहाँ पर शुरू हो जाएगी। कितनी बार जांच हो चुकी है इस मामले की? इसके 4 साल में 4 बार जांच हो चुकी है। हर बार ऐसे ही घुमा फिरा के कहीं कोई रिपोर्ट लगा देता है, कहीं कोई रिपोर्ट लगा देता है। उस तरह से अभी इसमें कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाई। और हम इनको रास्ता भी बता रहे हैं कि 2009 में जो कानून बना था उसमें जो अवैध निर्माण है उसमें अवैध निर्माण ये नहीं कि मस्जिद है या मंदिर है, कोई भी अवैध निर्माण। अब 6 लाइन में 4 लाइन में तमाम मस्जिद पड़े तो क्या हिंदुओं ने हटाए नहीं है क्या? अब हमारे राम जहाँ प्रभु श्री राम और जहाँ पर वामदेव ऋषि ने तपस्या की वहाँ पर कहाँ से आ गया? और फिर इतना बड़ा पत्थर है कि उसको भी हिला लो, उसके नीचे कहाँ पे कोई गड़ जाएगा? ये सब केवल आदमी को भ्रमित करके और उस महिला को भ्रमित करके कि तुम्हारे बच्चे के साथ हो जाए उससे जमीन ले ली, फिर उसके निर्माण कोरोना काल में करा लिया। इसीलिए हम जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको निस्तारण करे, तो जिसमें आगे जाके और कठिन परिस्थितियां न पैदा हो। ये हमारी उनसे मांग है। 30 दिन का समय दिया गया और हमारा ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अब हम हमारे पुजारी जी